चंद्रयान 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और शायद आप में से हर किसी को पता होगा कि भारत ने जो चंद्रयान 3 मिशन भेजा है, इसके पहले 2 और मिशन भेजे जा चुके हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 में कुछ कमियां थी जिसको चंद्रयान 2 से पूरा किया गया, और चंद्रयान 2 में कुछ कमियां थी जिसको चंद्रयान 3 के द्वारा पूरा किया गया। तो आइए हम लोग पूरी की पूरी कड़ी देखते हैं। चंद्रयान 1 में क्या कमियां थी जिसको चंद्रयान 2 से पूरा किया गया, और चंद्रयान 2 में क्या कमियां थी जिसको चंद्रयान 3 में हमने पूरा किया। और चंद्रयान 3 एक तरह से पूरी तरह से सफल मिशन रहा। 14 दिन का ये प्रोजेक्ट था, अर्थ डे के बराबर या एक लूनर डे के बराबर इसने अच्छे से काम किया और बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। गॉट इट। अब हम आपको थोड़ा सा चंद्रयान 3 पे लिए चलते हैं। चंद्रयान 3 पे लिए जाने के पहले आपको कुछ फैक्चुअल डेटा बता दूं। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही भारत की कब कहाँ की जगह पर कैसी रैंकिंग होती है, ध्यान रखिएगा। इस पूरे मिशन में अगर हम बात करें तो भारत दुनिया में 5वां कंट्री है, 5th कंट्री है, समझिएगा, जो मून की स्टडी करता है। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले हम 5वें राष्ट्र होते हैं जिसने चंद्रमा की रिमोट सेंसिंग की है चंद्रयान 1 के द्वारा, जो आपने घटना सुनी होगी 22 अक्टूबर 2008 को। ओके, उसके बाद आपको बताऊं तो 4th कंट्री भारत होता है जो साउथ पोल की स्टडी करने वाला होता है। ओके, तो साउथ पोल की स्टडी करने के लिए भारत के पहले 3 और कंट्री भी स्टडी कर चुके हैं, और फर्स्ट ऐसी कंट्री होता है जो साउथ पोल की सिर्फ स्टडी ही नहीं करता है, स्टडी तो छोड़िए, साउथ पोल पर एक कंट्री होता है जो लैंडिंग ऑन साउथ पोल भी करता है, लैंडिंग ऑन साउथ पोल। तो सर इसका मतलब कोई और कंट्री अभी तक साउथ पोल पे लैंडिंग नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। तो ये 3 अलग अलग फैक्चुअल डेटा हैं, गड़बड़ मत कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में इस फैक्ट को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो पहली ऐसी कंट्री है जो लैंडिंग करती है साउथ पोल पर, ठीक है ना। और आपको ये भी बताऊंगा कि पोल पर, साउथ पोल पर ही इसको स्टडी करने के लिए क्यों भेजा गया। थोड़ा सा ये टॉपिक चंद्रयान 3 लंबा होने वाला है, तो इसमें किसी भी पोर्शन को हम लोग यहाँ पर मिस नहीं करने वाले हैं, और यहाँ तक कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को भी समझने वाले हैं, ताकि कैस्केडिंग मैनर में हम चीज़ों को समझ सकें कि चंद्रयान 1 में क्या रह गया, चंद्रयान 2 में क्या रह गया और चंद्रयान 3 में क्या हुआ। गॉट इट। तो ये एक बिगनिंग है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें हम लोगों ने टोटल सॉफ्ट लैंडिंग की थी, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग का कंसेप्ट भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। विद द हेल्प ऑफ थ्रस्टर्स हम धीरे धीरे सरफेस पर उतारने की कोशिश करते हैं, जो चंद्रयान 2 में थोड़ा सा रह गया था। इस पूरे चंद्रयान 3 को समझने के लिए पूरी कहानी जो है वो चंद्रयान 1 से शुरू होती है। चंद्रयान 1 वही मिशन है जो भारत का पहला फर्स्ट इंटर स्पेस मिशन बोला जाता है। पहली बार भारत अपनी ऑर्बिट के बाहर निकलता है, यानी हम 36,000 किलोमीटर के बाहर निकलते हैं। 36,000 किलोमीटर से हम बाहर निकलते हैं। इसके पहले हम 36,000 किलोमीटर के अंदर थे। आपको पता होना चाहिए अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर तक हमारा अपना ऑर्बिट होता जाता है, अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ का अट्रैक्शन बोल सकते हैं, और इसके बाद आप अर्थ की ऑर्बिट के बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं आप आउटर ऑर्बिट में है। गॉट इट। अब यहाँ और सुनिएगा, चंद्रयान 1 में जो चीज़ें हुई थी, ये देश का पहला इंटर स्पेस मिशन है। यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिला थे, जहाँ पर अगर हम सीधा रिजल्ट पर आ जाएं तो यहाँ पर जल के बारे में, प्राप्ति के बारे में पता चला था। यानी पहले देखो, पहले के मिशंस में वाटर के सस्पेक्ट्स होते, मतलब यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और इस मिशन ने यहाँ पर कंफर्मेशन दिया था कि पानी सच में है। इसने मिनरोलॉजी भी की, वहाँ की मैपिंग भी की मून के सरफेस की, और इसने बताया कि मून के सरफेस में एक आयरन मिनरल्स भी है जिसका नाम है पायरोक्सिन। याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो मिशन था वो एक ऑर्बिटर की तरह था। हमने मून के सतह से 100 किलोमीटर की हाइट पर इसको लगाया था एक ऑर्बिट में, और जिसको हम कहते हैं लूनर पोलर ऑर्बिट। और पोलर ऑर्बिट में लगाकर हम क्या कर रहे थे, उसकी फोटोग्राफ ले रहे थे। जैसे मान लो मेरे हाथ में एक मून है, वैसे तो ये अर्थ है, एवरीबॉडी नो। मून में भी पोल होता होगा, तो ये पोल से लगभग 100 किलोमीटर की हाइट पर, मतलब इस तरीके से उसको लगाया गया था, और लूनर पोलर ऑर्बिट में रहकर वो रिमोट सेंसिंग उसकी फोटो ले रहा था, जैसे जैसे मून्स की रोटेशंस वगैरह हो रहे थे। इस तरीके से उसने काम किया था। गॉट इट। और कुल मिलाकर वैसे बताऊं तो इसका पूरा लाइफ स्पैन जो था वो 2 साल का था, लेकिन बच्चे इसने काम किया था सिर्फ और सिर्फ 312 दिन ही। गॉट इट। इसका मतलब ये पूरी तरह से इसने पूरे दिन काम नहीं किए, लेकिन इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इसने 90 to 95% ऑब्जेक्टिव
90 to 95% जो अपना उद्देश्य था वो 312 दिन में ही पूरा कर लिया। इसलिए इसरो ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से ये मिशन पूरी तरह से सफल रहा। हाँ, वो अलग बात है कि हमने पूरा का पूरा 2 साल इसका लाइफ स्पैन नहीं कर पाए। और एक मिनट, ये सिर्फ भारत ही नहीं करा है, मिशन सक्सेसफुल रहा, इवन अमेरिका के कुछ अवार्ड्स वगैरह भी हैं जिसको दिए गए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स, जिसके बारे में मैंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है, साइंस एंड टेक की जो मैग्रा हिल में किताब आती है, 2009 में AIA स्पेस अवार्ड्स इसको नवाजा भी गया, इसको दिया भी गया। तो काफ़ी तारीफ की बात है जो चंद्रयान 1 के साथ हुआ है। अच्छा, तो यहाँ मैपिंग और मिनरोलॉजी के बारे में हुई है, और यहाँ पे मैपिंग करके ये भी पता चला है कि मून के सतह पर सिर्फ क्रैटर्स ही नहीं है। क्रैटर्स जो होते हैं वो गड्ढे होते हैं। क्रैटर्स क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। आपको पता है पृथ्वी पर भी क्रैटर्स होते हैं, मून के सतह पर भी क्रैटर्स होते हैं। और इन जगहों पर क्रैटर्स बनने के पीछे कारण क्या होता है? जब कोई एस्टेरॉइड्स, इनको मेटेरोमेटराइड्स कहते हैं, जब वो पृथ्वी की तरफ आते हैं, ठीक है ना, या मून की तरफ जाते हैं, तो वो पोल्स की एरियाज में जाकर वहाँ पे तेजी से भिड़ते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पोल्स पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने अगर मान लो बोलूँ कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, गॉट इट, ये पृथ्वी है, और कोई भी एस्टेरॉइड्स जिसको मेटेरोमेटराइड्स कहते हैं, जब वो अर्थ की तरफ आ जाते हैं मेटेरोमेटराइड्स कहने लगते हैं, और इस पृथ्वी पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी बच्चा ये पोल की तरफ होती है, पोल की तरफ होती है। तो जब कोई भी चीज़ आती है ना तो पोल की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, इसीलिए। और जिंदगी पृथ्वी पर कहाँ होती है? 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में दुनिया में जीवन होता है, यानी मानव होता है, इसलिए आपके लिए खतरनाक कम होती हैं चीज़ें। और एक बात और बता दूं, मून जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स है पृथ्वी के लिए। मून को अगर मामा कहते हैं तो मामा भांजों को और भांजियों को बचाते भी हैं। किससे? खतरों से। असल में क्या होता है, जब कोई एस्टेरॉइड्स यानी मेटेरोमेटराइड जब पृथ्वी की तरफ आते हैं तो पहले वो ना मून की ग्रेविटी के अंदर आते हैं। क्योंकि ये देखो, अगर ये पृथ्वी है बच्चा, ये देखो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बाहर मून घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है चारों तरफ, तो मून की अपनी भी तो ग्रेविटी होती है। तो मेटेरोमेटराइड्स को पहले मून ही अपनी तरफ खींचता है, उसके बाद जाकर वो पृथ्वी तक पहुंचता है, अगर वहां से बच गया तब। और मून की अपनी ग्रेविटी है, इसीलिए देखो मून पर भी मेटेरोमेटराइड्स गिरते हैं। और कहाँ गिरते हैं? ज़्यादातर पोल की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ होती है ज़्यादातर? जैसे अर्थ और मून, पोल की तरफ ज़्यादा ग्रेविटी होती है। अब ये भी एक लॉजिक आपको समझ में आया। और इसीलिए चंद्रयान 3 में हम लोग पोलर एरियाज पे क्यों उतरे? क्योंकि वहाँ पे भी बड़े साइज का क्रैटर है, क्रैटर वाले एरियाज की स्टडी करनी थी, वो भी बताऊंगा क्यों चंद्रयान 3 में। रुको अभी, ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा वहाँ पे ग्रेविटी के बारे में भी स्टडी करनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड्स के बारे में जानना है। एक्चुअल में एक बात आपको बताऊं मैं, चंद्रयान 1 में हम लोगों ने एक टेस्टिंग किया था। चंद्रयान 1 में कुल टोटल 11 पेलोड्स थे जिसको हम लेकर गए थे, ठीक है ना, जिसको 11 पेलोड्स फिर मैं बता देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट होता है, सेंसर, कैमरा, एंटीना बोल लो, इनको हम लेकर गए थे इस पूरे के पूरे मिशन में। इस 11 पेलोड में से बचा एक पेलोड का नाम था मून इम्पैक्ट प्रोब। और इस मून इम्पैक्ट प्रोब को करना क्या था, जब हमने चंद्रयान 1 को उसके ऑर्बिट में 100 किलोमीटर दूर उसको लूनर पोलर ऑर्बिट में लगा दिया, उसके बाद 2 दिन बाद, ठीक है, उसको वहां से हटाया गया एक पेलोड को सिर्फ, और उसको मून के सरफेस पर उतारा गया। और वो था पेलोड कौन सा? मून इम्पैक्ट प्रोब। और ये मून इम्पैक्ट प्रोब के द्वारा हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मान लो हम आगे फ्यूचर में चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3 जैसे मिशन को अगर हम चंद्रमा की सतह पर उतारने की कोशिश करें तो किस तरीके की दिक्कतें आती हैं और किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए। ये वही चीज है जिसका रिजल्ट आपको चंद्रयान 3 में सफलतापूर्वक दिखता है, जो चंद्रयान 2 में भी पूरी तरह से लैंडर के रूप में पूरा नहीं हो पाता। फिलहाल यहां पे कोई लैंडर नहीं था चंद्रयान 1 के केस में। उसकी स्टडी करने के लिए इस पेलोड्स को यूज किया गया था। एक बार पंजाब PSC में मून इम्पैक्ट प्रोब पर क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ तक कि यूपी PCS में भी 2009-10 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मून इम्पैक्ट प्रोब आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ कम्युनिकेशन फेल्योर्स वगैरह थे, बाद में इसने पूरा काम नहीं किया, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। थोड़ा प्री मैच्योर एंड हो गया, लेकिन फिर भी 90% ये सफल रहा। तो चंद्रयान 1 को हम भारत का पहला इंटर स्पेस मिशन कहते हैं जो 36,000 किलोमीटर से बाहर निकलता है। और ये 36,000 वाला कंसेप्ट फिलहाल आप में से काफ़ी लोगों ने स्टैटिक किया होगा, उसी बेसिस पर मैं आपको ऑर्बिट्स पढ़ाता हूँ, लियो, मियो, जियो, है ना, जो पोजीशन वाइज होते हैं, डिस्टेंस वाइज होते हैं ऑर्बिट्स। और एक पोजीशन वाइज जो ऑर्बिट होता है, जहां हम पोलर की बात करते हैं, पोलर ऑर्बिट, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बात करते हैं, ट्रांजिशनल ऑर्बिट बात करते हैं, और जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है जिसमें जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और उसके साथ एक जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की बात करते हैं। फिलहाल ये ऑर्बिट का टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल टॉपिक है, और इन्हीं ऑर्बिट्स पे हम सैटेलाइट को रखते हैं। जो लोग स्टैटिक मेरे से पढ़ते हैं या जानते हैं या साइंस टेक पढ़ते हैं एज अ विषय के फॉर्म में, उनको पता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस अर्थ
ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पे क्वेश्चन पूछा गया है। रिमोट सेंसिंग ऑर्बिट्स में क्या फंक्शंस होते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। सैटेलाइट जमीन पर क्यों नहीं गिर जाते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के 100 पन्ने के नोट से नहीं होगा मित्र, ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझने से होगा, ठीक है ना। आइए, और इसकी संख्या 1 2 नहीं, बहुत है। चंद्रयान 1 के बाद हम बात करें चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 एक्चुअल में 2019 में जाता है, और सुना होगा ये मिशन जो है वो 2019 में भेजा जाता है। और इसका जो इसके अंदर कुल टोटल 3 चीज़ें होती हैं, 3 पेलोड्स होते हैं जिसको ले जाने की बात होती है, ठीक है ना। और उसमें 3 जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट ऑर्बिटर ही होता है, जैसा कि चंद्रयान 1 में हमने भेजा था, लेकिन उसने पूरा टाइम नहीं कवर किया। यहाँ पे दोबारा फिर ऑर्बिटर भेजने की कोशिश थी, और इसका टोटल लाइफ स्पैन इस साल था 3 साल। और आपको बताऊं, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, इसने अपना पूरा समय, मतलब ये कह लो अपना समय पूरा किया है। पहली चीज, ऑर्बिटर के बाद एक चीज और लगानी थी जिसको हम कहते हैं लैंडर। आप ऐसे काफी लोगों ने नाम सुना होगा, जिसको हम लोगों ने डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के नाम पर विक्रम नाम रखा था। और तीसरा था बच्चा रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रखा था, ठीक है ना। ये लैंडर और रोवर वाली जो कहानी है, यही आपने सुना होगा, क्योंकि ये चीज़ आपके समय में गई थी। 2019 आपसे काफ़ी पीछे नहीं है, और ये चीज़ जो थी वो सफल नहीं रह पाई, क्योंकि यहाँ पर हम सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले थे, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज़ हैं जिसको सॉफ्टवेयर ग्लिच कहते हैं, जो इसरो की तरफ से रिपोर्ट आया है, जिसकी वजह से हम उसको उतरने में प्रॉपर नहीं समझ पाते हैं। और जो लैंडर से हम मून के सतह पर उतारने की कोशिश करते हैं, काफ़ी हैवी कोलिजन हो जाता है। इसमें लैंडर के लिए इसके अंदर कुल 5 थ्रस्टर्स लगाए गए थे। जब ये जमीन पर उतरेगा तो उसकी ग्रेविटी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये कहीं कुछ गलती हो जाती है, सॉफ्टवेयर ग्लिच वगैरह, जिसमें थ्रस्टर्स उसको समझ नहीं पाता और स्पीड उसकी तेज रहती है, और ऐसा कहते हैं मैसिव कोलिजन के साथ वो मून के सरफेस पे जाता है और लैंडर भिड़ जाता है, ना कि ठीक से उतर पाता है, हम ग्रेविटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और रोवर एक तरह का रोबोट होता है जिसमें पहिए लगे होते हैं। वो रोवर एक्चुअल में लैंडर के साथ ही लगा होता है, और जब लैंडर कोलिजन करता है तो बेचारा रोबोट्स जो होता है, एक व्हील्ड रोबोट होता है, पहिए लगे हुए रोबोट्स होते हैं जो सतह पर उतरने के बाद चलते भी हैं, उसका कॉलिजन होता है और बेचारा वो भी खत्म हो जाता है। तो ये वाला पार्ट जो हमारा नहीं हो पाता है, लेकिन इस मिशन को हमने पूरा किया। फिलहाल इसका लाइफ स्पैन तो 3 साल था, लेकिन ये 5 साल से ज़्यादा ही काम करता है। यहाँ तक इसने सोडियम वोडियम के बारे में भी जानकारी दी कि मून के सरफेस पे सोडियम वगैरह भी है, जो पिछले साल जब मैंने 2023 के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोज़ बनाए थे, वहाँ मैंने इसकी तारीफ भी की थी। इस बार उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चंद्रयान 2 सफल है, क्योंकि ऑर्बिटर वाला पार्ट इसने पूरा काम किया, जो चंद्रयान 1 में रह गया था, क्योंकि वो 312 दिन के बाद ही काम करना बंद कर चुका था। चंद्रयान 2 में आपको मिल गया लैंडर फेल्योर वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है ना। चंद्रयान 2 में कुल मिला के 13 पेलोड्स लगाए गए थे, 13 पेलोड्स लगाए गए थे, जिनमें से 8 पेलोड्स जो थे, पेलोड्स आपको समझ में आ गया, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, जिसमें से 8 पेलोड जो थे वो ऑर्बिटर में थे, 3 पेलोड लैंडर में थे, और 2 पेलोड जो थे वो रोवर में थे। और ये दोनों के दोनों जो थे पेलोड्स रह गए काम करने से। तो इसको भी हम सक्सेसफुली ही बोलेंगे, क्योंकि लूनर ऑर्बिट में ये काम करता है और इसने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो आई थिंक चंद्रयान 2 यू पीपल अंडरस्टूड वेरी वेल। अब आपको समझ में आ गया चंद्रयान 1 में क्या रह गया था जो चंद्रयान 2 में पूरा हुआ, और चंद्रयान 2 में क्या रह गया था जो चंद्रयान 3 में पूरा हुआ। यही मैंने बोला, आपको चंद्रयान 3 समझने के लिए पहले आपको चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की तरफ चलना पड़ेगा। लेकिन ये वही लोग चल पाएंगे जिन्होंने पहले मेरे से स्टैटिक इस विषय को समझा होगा, उनको चंद्रयान 3 समझ में आएगा। उनके लिए चंद्रयान 3 कोई फैक्चुअल डेटा नहीं, उनके लिए चंद्रयान एक मस्ती का टॉपिक होगा। उनको सारी चीजें समझ में आती हैं, किस तरीके से भारत में क्या हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं चंद्रयान 3 की तरफ, जो आपका लास्ट अपडेट रहता है। चंद्रयान 3 को अगर हम बात करें तो सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाती है लूनर सरफेस पर, ठीक है। दूसरी चीज एक तरह से पूरी तरह से इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है ना। इसमें इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हम मून की सतह पर पहुंचकर वहीं के रिसोर्स को वहीं पे स्टडी करने के बाद उसके इंफॉर्मेशन हम पृथ्वी तक भेजेंगे। इस तरह की चीज़ों के लिए इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर सारी की सारी जो इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इसलिए बोला जाता है, सब कुछ हमने खुद बनाया है चंद्रयान 3 के केस में। आपको बताऊँ चंद्रयान 2 में कुछ मिशंस थे। ऐसा कहते हैं कि रशिया की मदद हो रही थी लैंडर को लेने के लिए। बाद में रशिया लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में विड्रॉ कर जाता है, तो भारत खुद अपनी सारी चीज़ों को डेवलप करता है। तो ये भी कुछ चीज़ें रहीं,
पूरी तरह से चंद्रयान 2 में भारत ने अपना ही काम किया। चंद्रयान 3 में स्टिल इंडिया हैज डन द ओन वर्क, अपनी तरफ से भारत ने पूरा का पूरा काम किया है। मेन कंपोनेंट जो थे फिलहाल वो लैंडर हैं, रोवर है, और यहाँ पर एक चीज़ और है जिसको हम कहते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। एक्चुअल में इस पूरे के पूरे अगर एक्सपेरिमेंट्स की बात करें चंद्रयान 3 में, तो यहाँ पर भी कुल 3 कंपोनेंट, या फिर कंपोनेंट ना बोलिए, ज़्यादा बेटर होगा कि 3 मॉड्यूल बोलिए, है ना। 3 मॉड्यूल हैं जिनको यूज़ किया गया पूरे एक्सपेरिमेंट में, जिसमें एक मॉड्यूल को हम कहते हैं बच्चा प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक को हम बोलते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल, द वन इज कॉल्ड एज अ प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरे को हम कहते हैं दैट इज द लैंडर मॉड्यूल, सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ लैंडर मॉड्यूल, एंड थर्ड वन जिसको हम कहते हैं रोवर मॉड्यूल। गॉट इट, रोवर मॉड्यूल। और फिर आपको मैं बता दूं, देखो इस पूरे के पूरे चंद्रयान 3 में टोटल पेलोड्स की जो संख्या है वो आपको मिलेगी प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1, ओके, लैंडर मॉड्यूल में 4 और रोवर मॉड्यूल में 2, यानी टोटल जो यहाँ पे पेलोड्स हैं उनकी जो संख्या है, दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर 7 इन नंबर्स। ठीक है ना। पेलोड्स फिर वही बात हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जिसकी मदद से काम करता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो था वो मून के सरफेस से थोड़ी हाइट पे रखना था, ठीक है ना, और जिसकी मदद से पृथ्वी के अलावा और भी ये कह लो कि जो और भी प्लैनेट्स हैं, है ना, प्लैनेट्स के अलावा एक्सो प्लैनेट्स की बात कर लो, जो हमारे अर्थ और प्लैनेट से बियॉन्ड जो और भी प्लैनेट्स हैं, जहाँ पर सन की लाइट पड़ती है, उस लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट मून की तरफ आती है तो उसमें लगा हुआ जो प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर लगा हुआ एक जो पेलोड होता है वो वहाँ पर जीवन की स्टडी करता है। अभी मैं आपको वो मॉड्यूल दिखाता भी हूँ, उस पर आपसे चर्चा भी करता हूँ। उसी तरह लैंडर मॉड्यूल होता है कि जो कि सतह पर उतरता है, ओके, और सतह पर उतरने के बाद वहाँ पर वो रॉक वॉक की स्टडी करता है, मून के सरफेस के टेम्परेचर को देखता है, रॉक को ड्रिल करता है, उसके अंदर एक छोटा सा पेलोड डाला जाता है जो मून के सरफेस के नीचे के टेम्परेचर की स्टडी करता है, प्लाज्मा टेम्परेचर की स्टडी करता है। उन सब की स्टडी करने के लिए लैंडर मॉड्यूल्स होते हैं। रोवर मॉड्यूल्स जो होते हैं बच्चा, वो क्या होते हैं, जब लैंडर पहुंच जाता है सरफेस पे तो रोवर उसके साथ अटैच होता है और रोवर वहां से अलग होता है और वो पहिए होते हैं तो सतह पर वॉक करता है। और जब सतह पर वॉक करता है तो वहां के सॉइल वाइल के सैंपल्स लेता है और उसकी केमिकल टेस्टिंग करता है और वहां पर यह जानने की कोशिश करता है कि मून के सतह पर कौन कौन से एलिमेंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स या कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। और इन सब के आधार पर, रोवर की केमिकल टेस्टिंग के आधार पर, हम वहां पर बायो सिग्नेचर करते हैं। और बायो सिग्नेचर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशंस एज फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। आप इसको देखिएगा, मैंने स्टैटिक क्लासेस में भी बायो सिग्नेचर को बहुत बार चिल्ला कर बोला है। बायो सिग्नेचर क्या होता है? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर एंड ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है, ये बात तो फिलहाल चंद्रयान 2 में ही बात हो गई थी, 2000 इसके पहले ही जब आपने भेजा था, ठीक है, 19 वगैरह के आसपास ही। और यहाँ तक कि और भी पहले बात हो गई थी जब चंद्रयान 2 के बाद हमने चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 पे काम शुरू किया था, यानी 2009-10 के बाद ही बायो सिग्नेचर न्यूज़ में आ जाता है। ये चीज़ बिल्कुल करंट अफेयर्स पे नहीं है। और बहुत पीछे जाइए तो बायो सिग्नेचर यूपीएससी के मेंस में आज से 10 साल पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई एम वेरी श्योर, जैसे आपके पेपर में 2022 में क्वेश्चन आया परमाकल्चर, ठीक है, 2-3 किताबें हैं जो मार्केट में एनवायरनमेंट की आप सबको पता है, उनमें कहीं परमाकल्चर लिखा नहीं था, ठीक है ना। और सबने बोला कि ये क्वेश्चन जो था करंट अफेयर्स था, जबकि आपको पता ही नहीं है कि परमाकल्चर पर 2012 में प्रतिभा पाटिल जी बड़ा अच्छा एक स्पीच दी थी और 2012-13 के आसपास, बच्चा 12-11 के आसपास ये क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में आ चुका था। और वही क्वेश्चन 10 साल बाद पीटी में आया, सबने मुंह खोल कर रहा। और यहां तक कि जो एनवायरनमेंट की किताबें मार्केट में, उन्होंने उसको लिखा भी नहीं था। अभी भी देखो उसका पता नहीं उन्होंने ऐड किया कि नहीं किया, इसीलिए बच्चों को क्वेश्चन दिखाया ही नहीं जाता है, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि यूपीएससी में एनवायरनमेंट और साइंस कितना स्टैटिक है। इसीलिए आप वहां पे 4-5 क्वेश्चन भाई करंट से अगर थोड़े बहुत आ जाते तो कर लेते हैं। स्टैटिक के 80% क्वेश्चन में आप पूरा ब्लाइंड होते हैं और जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 से 35 आते हैं। तो बायो सिग्नेचर अभी कोई नया करंट अफेयर्स नहीं है मित्र, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका है। तो ये असल में रोवर की मदद से हम बायो सिग्नेचर ही करने वाले। बायो सिग्नेचर क्या होता है फिर मैं कह सकता हूं, वहां की केमिकल टेस्टिंग आप करने के बाद आप वहां पर पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं एंड दिस स्टडी इज कॉल्ड एज अ बायो सिग्नेचर। किसी भी सेलेस्टिकल बॉडी पर, किसी भी रॉक पर जाकर वहां की केमिकल टेस्टिंग कर वहां के पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ को समझना बायो सिग्नेचर कहलाता है। और यही चीज हमने यहां पर किया है, ठीक है ना। और इसके रिपोर्ट्स भी आने बाकी हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या क्या और रिपोर्ट्स आते हैं। अब मैं आपको यहां पर कुछ चीजें और लिए चलता हूं, जरा देखिएगा। फिलहाल आपको सबसे ज़रूरत की चीज़ यहाँ पर क्या है, आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले आपको लिए चलता हूँ दोस्त, जो कि ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे आपको कुछ प्रोपल्सन मॉड्यूल्स वगैरह में जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। इधर आओ।
ओके, पहले आप थोड़ा सा समझो, मैं आपको इसरो की वेबसाइट पे लिए चलता हूँ और इसरो की वेबसाइट्स पे आपको चंद्रयान 3 से जुड़े हुए कुछ फैक्चुअल डेटाज हैं, पहले ये दिखाता हूँ। आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। मैं वो वाला यूट्यूब टीचर तो हूँ नहीं, पहले बता दूँ मैं यूट्यूब टीचर हूँ नहीं। वो यूट्यूब पे आपको लेकर लास्ट में इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पीछे के हैं और जो मेरे से क्लासेस कर चुके हैं, वो बार बार फीस देकर किसी कोचिंग ट्यूशन में जाकर एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि कोचिंग्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फाइन, तो ये उन्हीं के लिए क्लास होती है ज़्यादातर, क्योंकि इसलिए आप देखो कि कभी मेरे चैनल में आपको बहुत ज़्यादा लाख लाख व्यूज़ नहीं मिलते हैं। हमको तो लगता है कभी कभी हमारे ही बच्चे हमको नहीं देखते हैं, बाकी तो छोड़ ही दो, ठीक है। हम थोड़ा सत्य बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपनी अपनी हम लोग की भी डेस्टिनी है, ठीक है। ये देखो, मैं इसरो की वेबसाइट पे जाकर आपको चंद्रयान 3 खोलता हूँ, ठीक है। और चंद्रयान 3 में यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं, ठीक है। हो सकता है आपको पिक्चर ब्लड हो रहा हो, कोई बिल्कुल नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये देखो, चंद्रयान 3 के केस में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बोलता रहूँगा, आप समझते रहिएगा। हो सकता है अगर आपको यहाँ दिक्कत हो तो ये है बच्चा चंद्रयान 3 के बारे में। थोड़ा मैंने कोशिश किया है मैग्नीफाई करने के लिए, या थोड़ा सा मैं लाइट कम करता हूँ, शायद विजिबिलिटी विल बी मोर हियर, मुझे नहीं लगता विजिबिलिटी ज़्यादा है, तो ठीक है, चल जाएगा, काम चला लीजिएगा। इसरो की वेबसाइट पे चले जाइएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैंने क्या लिखा है, इसकी जो लाइफ स्पैन थी, ठीक है, इसका जो लाइफ स्पैन था ये टोटल कितने दिन का था चंद्रयान 3 का। तो चंद्रयान 3 का जो लाइफ स्पैन था, वो मिशन की पूरी जो लाइफ थी, लैंडर रोवर सब मिला के जो काम करना था, ठीक है, जो लैंडर रोवर मिला के काम करना था, वो एक लूनर डेज की लाइफ थी, जो कि पृथ्वी के 14 अर्थ दिन के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब है, जितने दिन में पृथ्वी का 14 अर्थ होता है, 14 डे होता है, उतने ही दिन में मून का सिर्फ 1 डे होता है। और इसका लाइफ स्पैन था कि 14 पृथ्वी के दिन के बराबर, यानी 1 लूनर डे के बराबर ये काम करेगा, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, मैं आपको समझाता हूँ, कंसेप्ट जरा समझना। असल में इसमें सोलर पैनल लगा था, तो जितने दिन तक सन की लाइट, जैसे सन की लाइट अर्थ पे आती है ना बच्चा, वैसे ही सन की लाइट मून पे भी जाती है, और उसी सन की लाइट से क्या होता है, सोलर पैनल बैटरी चार्ज करता है, फिर उसकी फोटो इमेजेस ली जाती है। एक्चुअल में वही कंसेप्ट है जो फोटो इमेजेस ली जाती है। अब देखो, अब अगर 14 पृथ्वी के दिन के बराबर 1 लूनर डे होता है, तो उतने ही दिन तक तो सन की लाइट वहां तक आ रही होगी, सोलर पैनल बैटरी चार्ज कर रहा होगा, वो अपना काम कर रहा होगा, सिग्नल पृथ्वी पे दे रहा होगा। उसके बाद फिर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर फिर वहां रात चलेगी, 1 लूनर नाइट, है कि नहीं। और फिर उसके बाद 14 दिन के बाद, लेकिन इसको पता था, हमने जो अपना सोलर चंद्रयान 3 बनाया था, वो सन की लाइट के इंफ्लुएंस वाला ही सोलर पैनल वहां पे यूज किया गया था, इसलिए उसकी उम्र सिर्फ लाइफ स्पैन 14 दिन ही रखा गया था, पृथ्वी का 14 दिन यानी मून का 1 दिन। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेगा। और दूसरी चीज आपको बताऊं, ध्यान रखिएगा, दूसरी चीज आपको बताऊं, तो जो लैंडिंग साइट थी वो एक्चुअल में साउथ पोल पे थी बच्चा, लेकिन साउथ पोल पे 90 पे नहीं थी। आप देखो 69.37 यानी लगभग 70 डिग्री साउथ, मान लो बच्चा ये आपका ग्लोब है और ये आपका 90 डिग्री है, तो हमने यहां नहीं उतारा, यहां से थोड़ा इधर की तरफ लगभग 70 डिग्री की तरफ उतारा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर 90 पे सीधा होता तो सन की रोशनी तो उधर आती ही नहीं है, तो सोलर पैनल चार्ज ही नहीं होता, तो 70 तक फिर भी सन की जो रोशनी है वो यहां तक पहुंच जाती है, तो यहां सोलर पैनल चार्ज होता। आपने ध्यान दिया होगा, वो वीडियो आपने देखा होगा, जब लैंडर पृथ्वी जब वहां लैंड करता है, उसके 3-4 घंटे के बाद, ठीक है ना, उसके 3-4 घंटे के बाद वो वहां से रोवर हटता है, पहिए होते हैं, फिर वहां से चलना शुरू करता है। इसलिए 3-4 घंटे बाद वो लैंडर से अलग किया जाता है। कहीं मान लो कोई धूल उल का गर्दा वर्दा उड़ रहा होगा तो उसके सोलर वोलर पैनल पे पड़ जाएगा, तो सन की लाइट सोलर पैनल पे ज्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर एक डस्ट का एक लेयर होगा, इसलिए हमने थोड़ी देर बाद उसको गिराया, उसको वहां से अलग किया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और ध्यान देना, जब वो वीडियो आपने देखा था, देखता हूँ शायद अगर मिल गया तो आपको दिखाता हूँ, ठीक, आपने देखा होगा, बड़ा क्यूट सा वीडियो था, उसमें मैं दिखाता हूँ, है ना, लैंडर एंड रोवर, लैंडर टू रोवर फ्री इन चंद्रयान 3। देखना बच्चा, यहां देखना, आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये एक क्यूट सा एक पिक्चर है, शायद यहां आपको दिख जाए। हाँ, इस पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो, ये देखो, पिक्चर देखो, आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, देखो, ये जो रोवर, ये लैंडर है, गॉट इट, लैंडर है। जब यहां से रोवर फ्री होता, आगे बढ़ता है ना, तो ये देखो, इधर की तरफ शैडो आ रहा है, इधर की तरफ, इसका मतलब सन इधर की तरफ है, तभी शैडो उधर की तरफ जा रहा है। यही मुझे समझाना था, ठीक है। ये देखो,
ये देखो, ये अभी फ्री होता दिखेगा, जा भाई जा 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 चला जा। ये देखो इधर की तरफ आपको शैडो मिलेगा, ठीक है। ये देखो ये उतर रहा है ना, ये देखो उतर रहा है, इसका मतलब सन इस साइड है, सन इस साइड है, और उधर की तरफ ये देखो पीछे की तरफ परछाई आ रही, शैडो आ रही है। इसका मतलब ये एक्चुअल में 90 पर नहीं था, ये 69 पॉइंट कुछ पे रहा था। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियोस में, जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। और ये भी लॉजिक है, क्यों यहां पे रखा गया वो भी मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। उसके पीछे कंसेप्ट यही था, नहीं तो भैया ये इसका पैनल चार्ज कैसे होता, ठीक है ना। ये चीज भी आपको मैंने यहाँ पे समझा दी है। और समझो अब यहाँ पे देखो, जो 7 पेलोड्स हैं, ठीक है ना, उन पेलोड्स के अपना, अच्छा चंद्रयान 3 का जो टोटल मास था ऑफिशियल इसरो की वेबसाइट में 3900 kg लिखा गया। कहीं इंटरनेट पे आपको 4000 kg भी मिलेगा, वहाँ पे परेशान मत होना। इसीलिए मैंने इसरो वेबसाइट का ओरिजिनल साइट खोल के आपको दिखाया। 3900 प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो 2148 kg का है, लैंडर मॉड्यूल 1752 kg का है, और रोवर जो था सिर्फ 26 किलोग्राम का था, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम पूरे पेलोड्स की बात करें, सबसे पहले हम आपको प्रोपल्शन मॉड्यूल्स के पेलोड के बारे में बताते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक ही पेलोड लिखा था जो मैंने आपको बोला था, जिसका नाम है शेप। शेप का मतलब होता है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ठीक है ना। यानी हमारे अर्थ के प्लैनेट्स के अलावा और भी कोई एक्सो प्लैनेट्स हैं हमारे अर्थ से भी दूर, अगर कहीं किसी जगह पे लाइफ है तो वहाँ पे जब सन की लाइट पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर जब मून की तरफ आएगी, तो मून पर ये जो पेलोड है ये उसमें चेक करेगा फ्रीक्वेंसी को, कि जो कोई लाइफ है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। और अगर मिल गई तो पता चल जाएगा कि अर्थ के बियॉन्ड किसी एक्सो प्लैनेट पर, जो अर्थ के बियॉन्ड कोई प्लैनेट और भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हैबिटेट या लाइफ है या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जरा समझो, रात के समय हमें मून से लाइट आती हुई क्यों दिखती है? सबको पता है ये मून की अपनी लाइट नहीं होती है, सन की लाइट मून पर पड़ती है, फिर मून से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी की तरफ आती है। तो बच्चा वैसे ही मून पर भी जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है तो अर्थ से भी तो रिफ्लेक्ट होकर मून की तरफ जाती है कभी। तो जब जाती है तो सिर्फ मून पर ही नहीं पड़ती है, सॉरी अर्थ पर ही नहीं पड़ती है सन की लाइट, जो मून की तरफ रिफ्लेक्ट होकर जाती है, वो उसके अलावा सारे के सारे सोलर सिस्टम में पड़ती है। वहां पर कोई प्लैनेट और कोई एक्सो प्लैनेट है उस पर भी पड़ती है, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो मून की तरफ आती है। तो जब रिफ्लेक्ट होकर मून की तरफ आएगी तो उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। पृथ्वी का कोई पहाड़ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, कोई ट्री होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, कोई पानी होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, कोई आइस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, कोई ओशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, और कोई जीवन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो जो जीवन वाली फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसकी स्टडी कर लेगा शेप, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री, और ये उस फ्रीक्वेंसी की स्टडी करके वहां पर हैबिटेट की पहचान करेगा। यह है बच्चा शेप, और शेप का पूरा नाम है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगाएगा। जो अभी मैंने बोला, प्रोपल्शन मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक पेलोड होते हैं, वो यही है। आगे आ जाओ, अब हम चलते हैं लैंडर पेलोड्स में। लैंडर में कुल पेलोड्स की संख्या होती है 4, 1, 2, 3 और 4। पहला पेलोड है जिसका नाम है रंभा। रंभा को हम कहते हैं रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव एनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। रंभा इज अ वेरी क्यूट नेम। इसी को आप लैंगमूर प्रोब के नाम से भी एलपी कह सकते हैं। इसकी मदद से यह मेजर करना था कि मून के सरफेस पर जो प्लाज्मा या चीजें हैं उसका इफेक्ट कितना ज्यादा है, ठीक है ना। आपको बताऊं तो सन की रोशनी हमारे पृथ्वी पर भी आती है और सन की रोशनी मून पर भी जाती है, लेकिन पृथ्वी पर टेम्परेचर उतना नहीं जाता है जितना कि मून पर जाता है। मून पे जो हमारा चंद्रयान 3 था उसने ये बताया कि मून के सरफेस पर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। बताओ, अब 80 डिग्री सेल्सियस पे कोई रह सकता है? ह्यूमन तो नहीं रह सकता भाई, सबको पता है। इसका मतलब जीवन वहां पर मुश्किल होगा व्यतीत कर पाना या रह पाना, ठीक है ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि वहां के सरफेस पर इतना टेम्परेचर क्यों है, तो उसके पीछे आपको मैं एक बात बता दूं जो कि जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। अर्थ के बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर। जब कोई भी सन के रेडिएशन पृथ्वी की तरफ आते हैं प्लाज्मा, तो उनको डेविएट कर देता है इधर उधर, तो अर्थ के सरफेस पर उसका हीट का इफेक्ट नहीं होने पाता है, इसलिए पृथ्वी पर उतनी गर्मी नहीं होती। और वही जो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं भैया, ये मून के सरफेस पे ना के बराबर है, जिसकी वजह से वही जब सन की रोशनी जब मून पर आती है तो वहां पर ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। सोचो, अर्थ पे रहने वाला मैग्नेटिक फील्ड का एक लेयर एक बॉडी आर्मर की तरह, कवच की तरह काम करता है और आपको बचा लेता है। ठीक है, देखिए क्या क्या मतलब यहां पे होने वाला है, समझो। दूसरा एक चेस्टी करके एक पेलोड है। चेस्टी वही पेलोड, इसका नाम चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है। पता है क्या होता है? जब लैंडर मून के सतह पे उड़ता है ना, उसके बाद
उसके पेलोड्स एक्टिव हो जाते हैं। तो वहाँ पर मून के सतह को ड्रिल किया जाता है एक मशीन से, ज़्यादा नहीं, कुछ ही मिलीमीटर, और उसके अंदर चेस्टी नामक पेलोड को घुसा दिया जाता है उसके रॉक के अंदर ड्रिल करके। और चेस्टी नामक पेलोड ही होता है, ये बताता है कि टेम्परेचर कितना है लूनर सरफेस का पोलर एरियाज में। उतरा पोलर एरियाज में था तो वहीं पर ड्रिल किया गया। और पता है इसने क्या बताया? इसने ये बताया, बड़ा ड्रास्टिकल डिफरेंस आता है। देखो सरफेस पे टेम्परेचर 80 डिग्री है, और जैसे थोड़ा मिलीमीटर नीचे जाते हैं तो भैया -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मिलता है। क्या मतलब सरप्राइजिंग चीज, और क्या रिजल्ट दे रहा है हमारा चंद्रयान 3, काबिले तारीफ है। मतलब सोचो, यानी मून के नीचे पूरा का पूरा आइस का रॉक है। अब देखिए क्या चीजें हैं, कितनी है, अभी आगे देखते हैं क्या आता है। अभी के लिए इतना है। इसके अलावा इल्सा क्या करता है कि मून पे जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है उसकी स्टडी करता है। अब देखो एक बात और तुम लोग को बता दें, अगर आप ज्योग्राफी जानते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, पृथ्वी पे जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है उसके पीछे जो कारण होता है वो पृथ्वी पे प्लेट्स होते हैं, उनके मूवमेंट होते हैं, फोल्डिंग फाल्टिंग आप ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। पर मून पे भैया कोई प्लेट्स नहीं होता है। मून पे क्या होता है, अर्थ और जो मून के जो रिलेशंस होते हैं ना, आगे आस पास आना दूर जाना, इसके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन वगैरह होता है ना, उससे मून जो होता है, क्योंकि वो हल्का है पृथ्वी से, तो थोड़ा सा अंडुलेट करता है, थोड़ा घूमता रहता है। इससे से मून के सरफेस में सिस्मिक एक्टिविटी आती है। मून के सरफेस में सिस्मिक एक्टिविटी आती है। इसकी स्टडी करने के लिए इल्सा नामक पेलोड का यूज किया गया। वहीं पर एक और है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टोमीटर अरे, जिसकी कोशिश होती है मून के डायनेमिक्स को समझना, कोई अलग तरह के जो फिनोमिना उसको समझने के लिए, और भी चीज़ों को इसका यूज़ किया जाएगा जो इसरो ने लिखा है। अब आपको लिए चलते हैं 2 और पेलोड्स जो रोवर पेलोड्स होते हैं। रोवर पेलोड्स में अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो नेट खोल लेना, इसरो की वेबसाइट में इसको लिंक करके पढ़ते जाना, सुनते जाना। इसमें एक लिप्स है जिसका नाम है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, और दूसरा जो रोवर के अंदर पेलोड है उसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको AP एक्सेस कहते हैं। लिप्स का काम ये था कि भाई देखो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो एलिमेंट्स हैं मून के सरफेस पे पाए जाते हैं, जिसकी मदद से उसका केमिकल कंपोजिशन वगैरह हम समझ सकते हैं मून के सरफेस पे, उसकी स्टडी करना। और AP एक्सेस अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का काम ये था कि भैया वहां पर कौन कौन से एलिमेंट, अगर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिलिनियम और आयरन की जानकारी के बारे में बताना, जिससे हमें मून के लैंडिंग साइट पे वहां की जो मिट्टी है, वहां के जो रॉक्स हैं, उसके केमिकल फीचर को समझने में मदद मिलेगी, यानी बायो सिग्नेचर। अब मान लो इस तरह के एलिमेंट जो मिल जाएं जो पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं, इसका मतलब कि मून पर वो एलिमेंट मिल रहे हैं जो जीवन में होते हैं। क्योंकि अब जैसे देखो प्लांट 16 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ह्यूमन करीब करीब 25 एलिमेंट चाहिए होते हैं। अगर इस तरह के एलिमेंट वहाँ पे मिल जाएं, इसका मतलब यहाँ पे कभी कोई लाइफ रही होगी, ओके, या कोई लाइफ होगी, हम अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे। क्योंकि अगर लाइफ है तभी तो उसके बेसिक एलिमेंट मिल रहे हैं ना, जो पृथ्वी पर होते हैं वहाँ पे मिले, तो कहीं हद तक, काफ़ी हद तक हम जीवन की संभावना वगैरह को भी जोड़ सकते हैं। यही चीज़ मैं आपको पीछे समझा रहा था, और मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको चीज़ें पूरी तरह से समझ में आ गई मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो दिस इज द ओवरऑल जो मुझे समझाना था, और मैंने आपको यहाँ पर समझा लिया। अब मैं आपको लिए चलता हूँ पीछे के टॉपिक पर जो हम पढ़ रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, यहाँ पर चंद्रयान 3 के केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। ओके, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चंद्रयान 3 में हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी की यूज़ नहीं किया है उसको वहां तक पहुंचाने के लिए। सबको पता है कि जब हम यहां से अर्थ के सरफेस से मून पर ले जा रहे हैं, 3,84,400 या 800 के आसपास किलोमीटर डिस्टेंस है, लगभग 4 लाख किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब 4 लाख किलोमीटर तक ऊपर पहुंचाना, ठीक है ना, और सबको पता है कि ऊपर कोई पेट्रोल पंप तो है नहीं, हम तेल तो भरा सकते नहीं है, तेल नहीं मतलब प्रोपेलेंट बोलना चाहिए, प्रोपेलेंट मतलब फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, ठीक है ना, ऊपर हम कहीं भरवा तो पाएंगे नहीं। तो यहां पर एक सिस्टमैटिक एक तरीके का यूज किया गया, जिसकी वजह से ऊपर अंतरिक्ष में कुछ नेचुरल फोर्सेज होते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज वगैरह होते हैं, उसकी एनर्जी से उसको और आगे ढकेला गया, उसकी एनर्जी से उसको और आगे ढकेला गया, उसकी एनर्जी से उसको और आगे ढकेला गया, और ढकेल कर हमने उसको मून पर पहुंचा दिया। ऐसे ही आपको बताऊं, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है स्लिंग शॉट मेथड।
स्लिंग शॉट मैथड, जिसके लिए आप एक नाम ले सकते हैं हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। साइंटिफिकली स्लिंग शॉट मैथड को इस नाम से जानते हैं और इसी ऑर्बिट्स का यूज कर करके डिस्टेंट सेलेस्टिकल बॉडीज तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। और स्लिंग शॉट मैथड्स में एक्चुअल में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, जो अभी मैंने आपको पीछे समझाया था आदित्य तलवन में, एक नेचुरल फोर्स होता है जिसकी मदद ली जाती है और चीजों को और दूर और दूर और दूर भेजा जाता है। ऐसी ही कोशिश एक जगह हुई थी, आपको बताऊं, जब वॉयेगर मिशन भेजा गया था। वॉयेगर मिशन पहले नहीं सोचा गया कि इतनी दूर तक जाएगा, लेकिन इस हिसाब से उसको स्लिंग शॉट मेथड को यूज करते करते ये एक ऐसा मिशन है, आज तक दुनिया में 1970s में ये मिशन भेजा गया था। और एक बात बताऊं, वॉयेगर में भी 2 वॉयेगर भेजे गए थे, वॉयेगर 1 और वॉयेगर 2। ये सोचकर कहीं मान लो रास्ते में एक वॉयेगर खत्म हो जाता है तो एटलीस्ट वॉयेगर 2 चलता रहेगा। मित्र, यही चीजें हैं, ठीक है, 2 या 1 में से, ठीक है। और किस्मत देखो, दोनों ही वॉयेगर अभी भी चल रहे हैं। और यहां तक बोला गया कि वॉयेगर के अंदर कुछ न्यूक्लियर फ्यूल जैसी चीजों का यूज किया गया है, जो लगभग 4 डिकेड्स हो चुके हैं, 40 साल से ज्यादा, और ये अभी भी जा रहा है। और ये हमारे सोलर सिस्टम को भी पार करके बाहर निकल चुका है। किसको? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब वही नेपच्यून, और नेपच्यून के बाद जो क्यूपियर बेल्ट एरिया होता है जहां पर प्लूटो मिलता है। अगर आपको ज्योग्राफी की नॉलेज है तो आप समझ रहे हैं। और ये चीजें मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूं, प्लूटो नवा प्लैनेट क्यों नहीं है, ये सब मैं आपको स्टैटिक में कराता हूं, ठीक है। और वो भी कोई करंट अफेयर्स है नहीं, आप ऐसे 7-8 साल से 9 साल से आप पढ़ रहे हैं। प्लूटो इज नॉट डन 9 प्लैनेट, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं आपको जब न्यू हराइजन मिशन पढ़ाता हूं वहां पर इसके बारे में बात कर लेता हूं। फिलहाल ये स्लिंग शॉट मेथड याद रखेगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। आपको बताऊं, जैसे कोई सेलेस्टिकल बॉडी है, जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूं, मान लो ये पृथ्वी है, गॉट इट, मान लो ये पृथ्वी है, और ये मान लो एक मून है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, मान लो। और मान लो मेरे को कोई मिशन है जो मार्स पे भेजना है, ये मार्स है, ये मून है, इस पे घूम रहा है। अब मान लो अगर हम कोई मिशन को ऐसे उठा के लाते हैं, फिर यहां पर ले आते हैं, तो ये मून की जो ग्रेविटी होती है वो इस चीज को यहां पर लेकर खींचेगी और उठा के इसको और दूर फेंक देगी। तो ये और ज्यादा स्पीड से और दूर चला जाएगा, और अंत में पहुंच जाएगा बच्चा वहां जहां जिस ऑर्बिट के चारों तरफ लगाना है। इसको हम स्लिंग शॉट मेथड कहते हैं, इसीलिए हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट जैसे ऑर्बिट्स का नाम आता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा। और ये भी एक स्टैटिक है, ये कोई चंद्रयान 3 में नहीं है, ये एक्चुअल में एक तरीका जो पीछे वॉयेगर में भी यूज किया जा चुका है, गॉट इट। और ऐसा मिशन जो 4 डिकेड से 45 साल से आज जा ही रहा है सोलर सिस्टम को पार करके। और जो चीज सोलर सिस्टम को पार करके बाहर निकल जाती है, उसके लिए जो टर्म आता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? इंटरस्टेलर स्पेस। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फर्स्ट इंटर स्पेस मिशन वो 36,000 के बाहर था, और सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाना, सॉरी मंडल के बाहर, वो इंटरस्टेलर स्पेस कहलाता है। 2 अलग अलग टर्म है, दोनों का कंसेप्ट अलग है, ठीक है ना, दोनों का कंसेप्ट अलग है। अच्छा, यहां पर करते क्या है? ट्रांस लूनर इंजेक्शन का यूज किया जाता है, ग्रेविटेशनल असिस्ट का यूज किया जाता है, इसकी मदद से इसको लूनर ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है। देखो, स्लिंग शॉट मेथड में ट्रांस लूनर इंजेक्शन होता है, ठीक है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन में होता क्या है, जो स्पीड होती है वो आसानी से बढ़ जाती है किसी स्पेसक्राफ्ट की, और इसकी की वजह से ग्रेविटेशनल जो पुल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का एक नेचुरल फोर्स होता है जो सेलेस्टिकल बॉडी के बीच लगता है, जिसकी वजह से 2 चीजें एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही होती हैं, एनर्जी लगा रही होती हैं, अट्रैक्शन में होती है, उसी एनर्जी से चीजों को असिस्ट किया जाता है। और उसी तरह से मून के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को यूज करके स्पेसक्राफ्ट को अपनी ट्रेजेक्टरी में लगाया गया है, जो स्पेसक्राफ्ट को एक एक्सेलरेशन भी देता है। और इसकी मदद से हम लोग इसको ले जाकर एक लूनर ऑर्बिट में ढंग से लगाते हैं, जहां हमको अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल को लगाना था उसके इंजन का उपयोग करके, ठीक है। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, स्लिंग शॉट मेथड ऑफ हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। और यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग का कंसेप्ट जो था, यहां पर हमने सक्सेसफुल बनाया था। स्लिंग शॉट मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह होता है, यहां पर एनर्जी एफिशिएंसी को मेंटेन किया जाता है। कम प्रोपेलेंट्स या फ्यूल ऑक्सीडाइजर की मदद से भी हम अधिक दूरी तक किसी मिशन को भेज सकते हैं, जैसा एग्जाम्पल्स मैंने आपको वॉयेगर में समझाने के लिए दिया था। इससे स्पेसक्राफ्ट रीच कर जाता है डेस्टिनेशन पे यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज विदाउट द नीड ऑफ एक्सट्रीमली पावरफुल रॉकेट्स उस तरह के इंजन होते हैं जिसकी मदद से हम किसी स्पेसक्राफ्ट को एक अपथ्रस्ट देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, जिससे वो चीज़ ऑर्बिट से आगे निकलती है, ठीक है। तो रॉकेट एक तरह के मोटर या इंजन होते हैं जो किसी लॉन्च व्हीकल में फिट किए जाते हैं, जिसकी मदद से किसी स्पेसक्राफ्ट को ऊपर भेजा जाता है। कुछ टर्म्स हैं जो मुझे ऐसे भी आपको जनरल कॉन्सेप्ट में समझाने हैं। एक्चुअल में कुछ नाम है जो रखे गए हैं, जो विक्रम लैंडर
टच डाउन ऑन द लूनर सरफेस, उस जगह को शिव शक्ति का नाम दिया गया। ठीक है, जो विक्रम लैंडर ने जिस जगह पे मून के सरफेस को टच किया था उसको हम बोलते हैं शिव शक्ति इन द केस ऑफ चंद्रयान 3। और चंद्रयान 2 के केस में जहां पर हमारा क्रैश हुआ था लैंडर, उसके साथ लोअर भी, उस जगह को 2019 में उस जगह को तिरंगा पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से ये ऐसा टर्म है जो बड़ा ही पॉपुलर है, लेकिन यूपीएससी में इस तरह के फैक्चुअल डेटा नहीं आते। ये उन बच्चों के लिए जो स्टेट पीसीएस वगैरह देना चाहते हैं। शिव शक्ति और तिरंगा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इट इज अ गुड टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशंस। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था जो चंद्रयान 3 का था। यहाँ पे कुछ चीज़ें और थोड़ा सा आपको पिक्चर के फॉर्म में दिखाने की कोशिश की गई। देखो, जब कोई मिशन भेजा जाता है तो ये आपको अर्थ दिख रहा होगा बच्चा, ये आपको अर्थ दिख रहा होगा, ये आपको मून दिख रहा होगा। गॉट इट, मून दिख रहा होगा। करते क्या है, यहाँ पर हम एनर्जी को बढ़ा देते हैं, यानी इंजन को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर इंजन को ऑन कर देते हैं तो एक्सेलरेट हो जाता है, फिर इंजन को एक्सेलरेट करने पर रोक देते हैं, उसकी एनर्जी से जो सैटेलाइट होता है वो और दूर तक चला जाता है स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट लेकर। फिर उसके बाद इंजन को फिर ऑन कर देते हैं, फिर और एक अपथ्रस्ट देते हैं और दूर तक ले जाते हैं, फिर ऑन कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं और दूर तक ले जाते हैं, फिर ऑन करके बंद कर देते हैं, फिर और दूर, ऑन करके इतना तेज स्पीड ले आ देते हैं, उसको मेंटेन कर देते हैं कि आसानी से वो मून तक पहुंच जाता है। और फिर ये पहुंच जाता है लूनर ऑर्बिट में, और फिर यहाँ पर उसको प्रॉपर स्पीड को मेंटेन करके जिस ऑर्बिट में लगाना होता है वहाँ पर ले जाकर हम सेट कर देते हैं। और अगर इलेप्टिकल ऑर्बिट में लगाते हैं तो थोड़ी सी अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पर एक कंसेप्ट आता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। ठीक है, उस कंसेप्ट्स पर हम ले जाकर उपग्रह को रखते हैं और उपग्रह वहां पर सेट होता है बिना किसी डिस्टरबेंस के। जो आपको ये भी पता होगा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में क्या होता है, जब कोई सैटेलाइट्स कोई सेलेस्टिकल बॉडी के पास आती है, कोई एक बॉडी तो करीब आती है तो वहाँ उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब दूर जाती है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये स्लो स्पीड और फास्ट स्पीड की वजह से वो पाथ हमेशा वही मेंटेन होता है और उसी जगह पे वो लगातार इलेप्टिकल पाथ में रहता है और वहाँ पर वो फोटो इमेजेस लेता है। लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी है जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से चलकर पूरे के पूरे सैटेलाइट्स को लगाया जाता है। ये छोटा सा पिक्चर था जो मुझे लगा कि शायद देना चाहिए और मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। एक और टर्म आता है जो आपको थोड़ा सा बताऊंगा, टाइडल लॉकिंग के बारे में। टाइडल लॉकिंग एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। टाइडल लॉकिंग इज वन ऑफ द ज्योग्राफिकल फिनोमिना, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल फिनोमिना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आगे आने वाले सालों में आपको मिलेगा ज़रूर। टाइडल लॉकिंग, आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा हम ओके मून का एक ही फेस देखते हैं, यानी पूरी पृथ्वी से सिर्फ मून का एक ही फेस दिखता है। जो फार साइड वाला हिस्सा होता है वो मून का कभी नहीं दिखता। इसके पीछे कारण यही होता है जिसको हम कहते हैं टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग को अगर हम डिस्क्राइब करें तो टाइडल लॉकिंग का ये कहने का मतलब होता है, एक्चुअल में जो मून होता है उसका जो रोटेशनल टाइम पीरियड है, जो रोटेशन का टाइम पीरियड है, रोटेशन टाइम पीरियड जो है ना, जो अपने एक्सिस पे वो घूम जाता है, वो वाला रोटेशन टाइम पीरियड, और जो मून का रिवोल्यूशन टाइम पीरियड है, रिवोल्यूशन टाइम पीरियड मतलब जितने समय में वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम जाता है ना, पृथ्वी के चारों तरफ घूम जाता है, ये दोनों का दोनों समय जो होता है वो सेम होता है, लगभग मेरे ख्याल से शायद 27 डेज आता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ, चाहे आप इंडिया में जाइए, चाहे पाकिस्तान जाइए, चाहे रशिया जाइए, चाहे इजराइल जाइए, चाहे अमेरिका जाइए, सिर्फ और सिर्फ यही फेज मून का दिखता है। जैसे मान लीजिए ये है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है और मैं ठहरा मून, ठीक है। तो मून जो होता है बच्चा, असल में ऐसे जो है ना, मून साथ 27 दिन में अपना रोटेट भी कर रहा होता है, धीरे धीरे अपने एक्सिस से घूम रहा होता है, और उतने ही 27 दिन में वो पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम जाता है, ऐसे। यानी अब देखो यहाँ पे मैं मान लो मून हूं तो हो क्या रहा है, ये पूरी पृथ्वी है, तो मैं जितने देर में रोटेट कर रहा हूं 27 दिन में, तो 27 दिन में ही मैं पृथ्वी के रिवॉल्व भी कर जा रहा हूं। चाहे इंडिया आए तब भी यही फेज देखेगा, चाहे अमेरिका आए वो भी यही फेज देखेगा, चाहे यूरोप आए पृथ्वी में वो भी वही फेज देखेगा। इसका सीधा मतलब है ओनली वन फेज ऑफ मून इज विजिबल, क्योंकि रोटेशन टाइम पीरियड ऑफ मून और रिवोल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ मून दोनों जो अर्थ के ये हो रहा है, ये तो अपने एक्सिस पे होता है, ये पृथ्वी के चारों तरफ होता है,
होता है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। यही देखो, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये देखो मून का ये फेस यहाँ से दिख रहा है। अगर ये कोई और कंट्री हो भी मून का यही फेस देख रहा है, ये भी मून का ही फेस देख रहा है, ये भी मून का ही फेस देख रहा है। इसीलिए कहते हैं फार साइड ऑफ जो प्लेस होता है मून का, वो कहीं नहीं देखता। क्योंकि मून कर क्या रहा, मून कर ये रहा है कि यहाँ जो मून है ना, साथ साथ मून अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और ये देखो ऐसे 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 घूम रहा है। अच्छा, मून अगर ऐसे ही होता, ठीक है ना, ये अगर रोटेट नहीं कर रहा होता तो ये ऐसे आता, तो फिर मून का ये वाला हिस्सा यहां से दिखता, ऐसे होता तो फिर मून का पीछे वाला हिस्सा यहां से दिख जाता है। लेकिन मून हो क्या रहा है, मून साथ साथ रिवॉल्व के साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो 27 दिन में वो अपने एक्सिस पे घूम भी जा रहा है और 27 दिन में वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम भी जा रहा है। इसलिए हमेशा यही फेज मून का होता है। इस पे कुछ मेरे शॉर्ट्स भी होंगे जो आपको मिल जाएंगे। कोचिंग सेशन में मैं क्लास ले रहा था तो एक बच्चे को सामने लेकर मैंने किया था। आप एक बार अगर और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो टाइडल लॉकिंग, रवि अग्रणी सर है ना, एक कोचिंग सेशन में मैंने क्लास लिया था, इनसाइड बैंगलोर की क्लास। बड़ा एक बच्चा क्यूट सा था, उसके साथ मैंने वो एक्सपेरिमेंट भी किया था। वो आपको साथ शॉर्ट मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर, और ज़्यादा क्लियरली समझना चाहते हैं तो ये चीज़ भी है। टाइडल लॉकिंग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक बात बताता हूँ आपको, दुनिया में कई कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने फार साइड की स्टडी की है, ठीक है ना, अमेरिका भी है, ठीक है। और एक और कंट्री का नाम जो मैं थोड़ा स्पेशली बताना चाहता हूँ, चाइना। चाइना का एक मिशन है जिसका नाम है चेंगी 4। चेंगी 4 में तो चाइना ने सिर्फ मून के फार साइड की स्टडी सिर्फ नहीं की, बैक साइड की जो पृथ्वी से नहीं था, वहां पर उसने एक लैंडर को भी उतारा, U22 करके एक रोवर है जिसको वहां पर चलाया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर फार साइड पे स्टडी हो रही है तो फार साइड पे स्टडी होगी तो फिर सन की लाइट नहीं आएगी, तो फिर उसका वो काम कैसे चलेगा? उसका काम ऐसे चलेगा, मैं आपको बताऊं। फार साइड वगैरह में आपके रिस्पेक्ट में है ना, सन के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना है। 14 दिन के बाद फिर वो काम कैसे से करेगा, ऐसे पूछ सकते हो। 14 दिन के बाद वो काम इसलिए करेगा क्योंकि यहां पर सोलर पैनल की मदद नहीं ली गई है, यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी की मदद ली गई है। न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए हैं जो मैंने आपको एनर्जी चैप्टर में पढ़ाया था, और उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। 3 साल से ज्यादा हो गया। 2021 के आसपास चेंगी 4 जो था वो न्यूज में था, 20-21 के आसपास, और अभी भी ये चल रहा है। 3-4 साल से स्टडी कर रहा है 24/7। अब आप बोलोगे तो सर फिर हमने ये वाला काम क्यों नहीं किया? हम अभी चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग किसी स्पेस मिशन में न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल का भी यूज़ करें, जो चेंगी 4 के साथ हुआ है। तो चाइना यहां पर हमसे एक स्टेप आगे जाकर काम कर चुका है। इतना ही नहीं दोस्त, चाइना तो मून के सॉइल सैंपल भी उठा लाया है 4 डिकेड्स के बाद, जो काम कभी पहले अमेरिका किया था। भारत का भी टारगेट है आगे आने वाले सालों में 2035 और 2040 में तो भारत मून के सरफेस पे तो इंसान को उतारने की तैयारी कर रहा है। रुको, अभी उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये चीज भी आपको मैंने समझा दिया। आई डोंट थिंक सो आपको यहां पर टाइडल लॉकिंग में कोई दिक्कत होने वाली। एक फिर मैंने आपको बोला एक वीडियो बनाए, वो अलग बात है, आप कभी मुझे देखेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा मेरे प्लेटफॉर्म पे ना थोड़ा सीरियस क्लास होती है। मैं थोड़ा बच्चों के नाम नहीं लेता, तो बच्चे सीरियस, वो थोड़े अच्छे खुश नहीं होते, सर ने हमारा नाम नहीं बोला। क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या है ना, तब 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट ऐसे ही बकलोलों की तरह गायब कर दो, और सुरेश कैसा हो भैया, और चंद्रू कैसा हो भाई, और सब खाना वाना खैला हो, मतलब इसी में आधा बवाल कट जा रहा। हम तो मतलब सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, यूट्यूब पे, मतलब छोड़ो भाई छोड़ो, मतलब कुछ भी हो रहा है। 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट तो बकलोल है, क्या हमारे गांव में बोलते हैं बकलोल, लेकिन छोड़ो ठीक है, हर किसी की अपनी डेस्टिनी है, इसमें क्या हम लोग कर लेंगे, है ना। चलिए, ये कुछ पिक्चर्स हैं, थोड़ा सा न्यूज़ 18 चैनल वैनल के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इसमें थोड़ा सा चेस्टी, LRA, इल्सा, रंभा, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। एक बार स्नैपशॉट, आप ये PDF आपको बोला ही, टेलीग्राम पे जाके देखना, एक बार देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा चंद्रयान 3, और मुझे लगता है कि मैंने आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है देने की कोशिश की है।